किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गोभी की अवस्था में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे किसान की एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। अब हो सकता है मैंने बीच में कुछ बताया हो, आपने उसको सुना ही ना हो, तो आप फिर वही कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं होता। हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं ताकि किसान भाइयों की हेल्प हो सके, किसान भाइयों की मदद हो सके। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सही से सटीक जानकारी मिल पाएगी। बिना स्किप किए, बिना काटे पीटे पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे किसान चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं गोभी की अवस्था में क्या सावधानी बरतनी होती है, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, क्या नहीं डालना है, ये सभी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं सावधानियों के बारे में। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी, नमी यानी पानी की कमी इस अवस्था में ना हो, इस बात का विशेष कर आपको ध्यान देना है। जब धान की गोब अवस्था होती है, इसको हम गर्भावस्था भी बोल सकते हैं। इस समय बालियों का निर्माण होना चालू होता है, मतलब बालियाँ आपके तने के अंदर विकास होना उसका स्टार्ट होता है। अब अगर इस अवस्था में पानी की कमी हो जाएगी तो मेन चीज़ क्या होता है, पानी ही होता है। भले ही आप कोई खाद न डाल पाएँ, लेकिन पानी की कमी बिल्कुल भी किसान साथियों नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। पानी की कमी हो जाएगी तो बालियों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जब बालियों का विकास सही से नहीं होगा, बालियाँ छोटी निकलेंगी, बालियाँ आपकी कमज़ोर निकलेंगी, बालियाँ आपकी पहले से ही उसके दाने खाली आपको नज़र आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दाने अच्छे मिले, अगर आप चाहते हैं चावल अच्छा बने, अगर आप चाहते हैं बालियों का निर्माण, बालियों का विकास, बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई सही आए, सामान्य आए, तो आपको नमी बना के रखना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो हो गई कि हमें नमी बना के रखना है किसान साथियों। अब किसान भाइयों, इसके साथ एक बात का ध्यान आपको और रखना है, यूरिया खाद गोब की अवस्था में मत डालिएगा। यूरिया अगर आप इस अवस्था में डालते हैं, नुकसान क्या होता है, थोड़ा सा किसान साथियों बाहर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बगल में हमारे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर मकान बन रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है बाहर की थोड़ा सा वॉइस आपको आ रही हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग देता हूँ। किसान साथियों, यहाँ पे यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी अगर आप यूरिया दानेदार वाली जो आती है, चाहे आपकी यूरिया नीम लेपित हो, चाहे आपकी सल्फर कोटेड यूरिया हो, चाहे कोई भी यूरिया हो, उसका इस्तेमाल गोब की अवस्था में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब बहुत सारे किसान साथी डीएपी वगैरह भी डाल देते हैं, सोचते हैं फास्फोरस का काम होता है तो हम डीएपी डाल दें। नहीं डालना होता है। अगर आप डीएपी डालते हैं तो ज़्यादा मात्रा में पौधे को फास्फोरस मिलने लगता है, जिससे नुकसान होता है। इस अवस्था में कोई भी खाद, कोई भी दानेदार खाद आपको नहीं डालना है। जो भी हम डालेंगे उसका हम छिड़काव करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूरिया हमें क्यों नहीं डालना चाहिए। अब बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, ऐसी अवस्था में यूरिया कुछ मात्रा में 25 किलो 30 किलो के आसपास डाल देते हैं, या 20-15 किलो डाल देते हैं, जो भी आप डालते हो। तो नुकसान ये होता है कि अभी आपके पौधे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोब की अवस्था जब होती है तो पौधे में बालियों का विकास स्टार्ट होता है, मतलब बालियाँ बनना चालू होती हैं। अब इस अवस्था में अगर आप यूरिया डाल देते हैं, यूरिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन से क्या होता है, पौधे का वानस्पतिक विकास स्टार्ट होता है, मतलब पौधे की बढ़वार स्टार्ट हो जाएगी। जब पौधे की बढ़वार स्टार्ट होगी तो क्या नुकसान होगा, आपके पौधे ऊंचाई में ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। जब पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो क्या होता है, आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब फसलें गिरती है तो क्या होता है, आपको तो पता होगा, जब कोई भी हमारी फसल गिर जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अपनी फसल को गिरने से बचाने के लिए भी आपको यूरिया का इस्तेमाल गोब की अवस्था में, यानी बालियाँ आने से पहले आपको नहीं करना होता है। जितना भी आपको यूरिया डालना था 50 दिन के अंदर ही डाल देना होता है। 50 दिन के, मान लीजिए अभी तक यूरिया ना डाल पाए हो, आपकी फसल 50-55 दिन की है, तो आप यूरिया डाल लीजिएगा 30 से 40 किलो। 50 दिन के बाद आपको यूरिया नहीं डालना होता। 2-4 दिन आगे पीछे चल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। तो ना तो आपको यूरिया डालना है, ना ही आपको डीएपी डालना है। यूरिया डालने से एक नुकसान और होता है। क्या होता है, जब आप गोब की अवस्था में यूरिया डालते हैं, आपके पौधे में बीमारियाँ बढ़ने का खतरा हो जाता है, मतलब बीमारियों का अटैक हो सकता है, आपकी फसल में बीमारियाँ लग सकती हैं। तो इसलिए भी हमें यूरिया नहीं डालना होता है। यूरिया के इस समय कोई काम भी नहीं होता है। जितना यूरिया पौधे को चाहिए होता है, अभी तक आपने जो भी डाला वो मिट्टी से वो ग्रहण करता रहता है। तो यहाँ पे यूरिया यानी आपको नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करनी होती है।
अब यहाँ पे आपको यूरिया और डीएपी या फिर कोई भी दानेदार खाद नहीं डालना होता है। अब पैदावार बढ़ाने के लिए एक खाद आपको अवश्य डालना चाहिए, पोटास, लेकिन उसका भी इस्तेमाल 50 दिन के अंदर ही करना होता है। मान लीजिए आपकी फसल भी 50-55 दिन की ही है और अभी तक आपने पोटास नहीं डाला है, तो एमओपी पोटास 25 किलो आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे पोटास तो आपको 25 से 40 किलो तक डालना होता है, तो आधी मात्रा रोपाई के समय डालना होता है, आधी मात्रा 40-45 या 50 दिन तक डालना होता है। अंतिम यूरिया के समय अंतिम पोटास भी आपको डाल देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कितना कैसे डालना है, नीचे कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। तो यहाँ पे दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, यूरिया और डीएपी या फिर कोई भी दानेदार खाद आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। अब तीसरी गलती क्या नहीं करनी है, तीसरी गलती यह नहीं करनी है किसान साथियों। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, बहुत सारे किसान साथी यहाँ पे हम गोब की अवस्था से थोड़ा आगे चले जाते हैं जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है, क्योंकि फ्लावरिंग की अवस्था भी बालियाँ निकलने के बाद आती हैं और बालियाँ निकलने के बाद भी कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। जैसे फूल जब आते हैं, जब आपके धान की फसल में, जिसको हम फूल आना बोलते हैं, फ्लावरिंग जिसको हम बोलते हैं, उस अवस्था में अगर आप कुछ भी डालते हैं, छिड़काव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। कैसे, आपके पौधे में पॉलिनेशन सही से नहीं होता है, परागण प्रक्रिया सही से नहीं होती है। जब परागण सही से नहीं होगा तो दाने का भराव नहीं होगा। मान लीजिए किसी बीमारी का अटैक हुआ है फ्लावरिंग की अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में अगर आप कुछ डालने वाले भी हैं तो उसका इस्तेमाल कब करना है, शाम के समय करना है। दिन के समय भूल कर भी नहीं डालना है, क्योंकि दिन के समय आपके दाने का जो मुंह होता है वो खुला रहता है, शाम के समय बंद हो जाता है। तो सुबह से शाम तक आपको नहीं डालना है, शाम के वक्त ही आपको, जो भी बाई चांस अगर आपको कुछ डालना ही है तो आपको शाम के समय डालना चाहिए। दिन के समय भूल कर भी आपको फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमने गलतियों के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम जानते हैं कि हमें इस्तेमाल क्या करना होता है, यानी जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, गोब की अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो इस अवस्था में आपको इस्तेमाल क्या करना चाहिए। इस अवस्था में पहली चीज़ तो आपको डालनी है एनपीके। अब एनपीके तो बहुत तरह से आती है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234। आपको पता होगा इसके बारे में, लेकिन मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे किसान साथी नहीं जानते होंगे। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास सही से होता है, बालियाँ हेल्दी निकलती हैं, स्वस्थ निकलती हैं, जिससे आपका फ़ायदा होता है। बालियों की साइज़, लंबाई, मोटाई सब कुछ बढ़ाने में 05234 काफ़ी मदद करता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, DAP नहीं डालना होता, लेकिन यहाँ पे भी इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन कितना पाया जाता है, अब यहाँ पे आप ऐसा तो नहीं कि यहाँ 10-20 किलो इस्तेमाल करने वाले हैं, आप केवल 1 से लेकर 1.5 किलो ही NPK डालेंगे, और इतनी मात्रा ही आपके पौधे को चाहिए होती है, ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती। इस बात का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में कुछ भी डालते हैं इस समय तो नुकसान होता है। तो 05234 या फिर कोई भी NPK 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक ही आपको डालना होता है 1 एकड़ खेत में। और इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे अगर आप फास्फोरस का छिड़काव करते हैं तो आपके पौधे में भोजन जो होता है, बनता है, वो सीधा सीधा आपके बालियों तक ट्रांसफ़र करता है, जिससे बालियों का निर्माण सही से होता है। पोटेशियम भी आपके बालियों के विकास में सहायता करता है। पोटेशियम तने को भी मजबूत करता है, पोटेशियम पौधे में भोजन बनाने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो पोटेशियम आपके पौधे में बालियाँ से लेकर दाने के भराव तक मदद करेगा। और 05234 बालियाँ आने से पहले ही गोब की अवस्था में 1 से लेकर 1.5 किलो के आसपास आपको इस्तेमाल करना होता है, बढ़िया लाभ मिलता है। अब जब आप NPK 05234 डालें तो साथ में एक चीज़ आपको और डालनी होती है, वो है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा। तो बोरोन 20% वाले की आपको लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा डाल देनी होती है। इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। बोरोन डालने से परागण अच्छे से होता है, पोलिनेशन सही से होता है। जब पोलिनेशन सही से होगा तो आपके दाने का भराव भी सही से होगा, आपके दाने के अंदर चावल सही से बनेगा, जिससे आपका फ़ायदा होगा। कितना डालना है, 20% वाला बोरोन 100 से 125 ग्राम डालना है। अब बोरोन का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कभी भी भूल कर भी मत करना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आपकी पूरी फसल ख़राब हो सकती है। तो अधिकतम 125 ग्राम ही आपको लेना है बोरोन 20% वाला, अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये तो 2 खाली आपको बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना होता है। अब मान लीजिए कई बार एक समस्या ये भी आ जाती है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है उस अवस्था में थोड़ा बहुत पीलापन पत्तियों में दिखे अगर आपको, तो यहाँ पे आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको यूरिया का तो मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन बाई चांस थोड़ा बहुत पीलापन दिखता भी है, तो ऐसी अवस्था में आपको डालना है यूरिया का स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। तो यहाँ पे NPK 05234 में क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होता है, तो हम अलग से 2 किलो यूरिया मिला के घोल के स्प्रे कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई, 05234, साथ में बोरोन, साथ में यूरिया। चौथी चीज़ आपको मिलानी है जिंक 12% वाली। अब जिंक और यूरिया मिलाएंगे तो पीलापन आसानी से दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं। आप जिंक 12% वाली जो आती है, जिसको हम इरिटेट जिंक बोलते हैं, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करना है। कितना डालना है,
लगभग 100 से 125 ग्राम। ये 4 चीज़ों का अलग अलग बर्तनों में घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं है। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है। सभी का अलग अलग घोल बनाइए। उसके बाद में टंकी में जब आप डालते हैं तो एक साथ डाल के आप इसका छिड़काव करेंगे, बहुत ही बेस्ट फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में पीलापन भी दूर हो जाएगा। आपकी फसल में अब जिंक डालने से पीलापन के साथ साथ पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है। यूरिया डालने से नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 4 तत्वों की पूर्ति करेंगे, 5 तत्वों की पूर्ति करेंगे। 0.34 में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होगी, बोरोन डालने से बोरोन की पूर्ति होगी, यूरिया का स्प्रे करने से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी और जिंक का छिड़काव करने से जिंक की पूर्ति होगी। तो यहाँ पे ये 5 चीज़ें, मतलब यहाँ पे 4 चीज़ें ही हुई, NPK, बोरोन, यूरिया और जिंक। सभी का आपको अलग अलग घोल बना के छिड़काव करना है। अब यहाँ पे यूरिया आपको तभी डालना है जब पत्तियों में पीलापन दिखे, अन्यथा आपको यूरिया को छोड़ के बाकी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपका बजट है तो आप जिंक भी डालिए, नहीं है तो मत डालिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वीडियो अगर आपकी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। किसान साथियों, इसके बाद में जब दाने भरने वाला समय होता है तो हम 0050 का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।